students of class 10th, we were studying about the chapter number 2 of history, nationalism in India. Nationalism in India, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट इन द सिटीज़ एंड द टाउन्स, यानी टाउन्स और सिटीज़ में ये मूवमेंट किस तरीके से स्प्रेड हुआ, और जब स्प्रेड हुआ बहुत अच्छा चला भी, और इसके इकोनॉमिक इफेक्ट क्या हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमने ये भी देखा, और साथ में ये भी जाना अपने लास्ट लेक्चर में कि ये मूवमेंट जितनी तेज़ी से आगे बढ़ा था उतनी ही तेज़ी से वापस में बाद में स्लो डाउन भी हो गया और धीरे धीरे स्लो होता चला गया। लोग इस मूवमेंट से सिटीज़ और टाउन्स में अलग होते चले गए, डिटैच होते चले गए। क्यों? इन रीजंस के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब सवाल ये आता है कि ये मूवमेंट शहरों में हुआ, टाउन्स में हुआ, लेकिन विलेजेस में इसकी क्या स्थिति थी, पीजेंट्स में इसकी क्या कंडीशन रही, क्या किसानों ने भी इसमें हिस्सा लिया, अगर लिया तो कितना और कैसे ये डेवलप हुआ, उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको अपनी बुक में मिलेगा, रिबेलियंस इन द कंट्री साइड। यहाँ कंट्री साइड से मतलब है यानी जो टाउन्स थे उनके आसपास जो विलेजेस थे, जो रूरल एरियाज़ थे, उनमें इसका क्या स्प्रेड था, किस तरीके से फैला, उन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो रिबेलियंस इन द कंट्री साइड, इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है अवध का। ठीक है, अवध जो उस समय इंडिया का एक प्रोविंस था, अवध प्रोविंस यानी जो लखनऊ इलाहाबाद ये पूरा जो एरिया है लखनऊ के आसपास का, ये अवध कहलाता था, ये पूरा प्रोविंस। ठीक है, तो अवध में, अवध रीजन के जो भी विलेजेस थे वहाँ का एक एग्जाम्पल लिया, वहाँ के पीजेंट्स और ट्राइबल्स का एग्जाम्पल लिया है। हुआ ये था कि मैंने आपको जब स्टार्ट ये चैप्टर किया था तब बताया था इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद किसानों की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके रीज़न भी मैंने आपको बताए थे। एक तो हाई रेवेन्यू उन्हें देना पड़ रहा था, दूसरा बॉन्डेड लेबर के रूप में उन्हें काम करना पड़ रहा था, तीसरा प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था। उन्हें जो खेती गेहूँ चावल वगैरह की करनी होती है मेनली खाने के लिए, वो करने नहीं दी जा रही थी। इसकी वजह उनको इंडिगो, टी, इन सब चीज़ों की खेती उनसे ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। तो ऐसे कुछ कारण थे। जो किसान ऑलरेडी, और साथ में जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, वो भी अंग्रेज़ों का विरोध इनका पहले से चल रहा था। इनके रिवोल्ट, छोटे छोटे झगड़े इनके चलते रहते थे। तो इनको, इन ट्राइबल्स को अवध में लीड कौन कर रहा था? वहाँ इनके एक लीडर थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। ये नाम आप याद रख लीजिए, अपनी बुक में इसको मार्क कर लीजिए, बुक में भी दिया है, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन थे? एक सन्यासी थे। बाबा रामचंद्र सन्यासी, ठीक है। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो लीड कर रहे थे, यानी लीड द पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स इन अवध। एक क्वेश्चन तो बेटा यहीं से सीधा सीधा आपका बनेगा कि अवध में पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स को लीड कौन कर रहा था? यानी अवध में पीजेंट्स और ट्राइबल्स को अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट में लीड कौन कर रहा था? तो नाम आएगा, आंसर आएगा बाबा रामचंद्र, हु वॉज अ सन्यासी प्रीवियसली, हु हैड बीन टू बी इन फिजी एज अ इंडेंचर्ड लेबर। यानी कभी ये खुद एक लेबरर, एक मजदूर के रूप में अंग्रेज इनको ले गए थे फिजी में, और क्योंकि भारत से लेबर मजदूरों को बाहर ले जाया जाता था काम करने के लिए, जहाँ जहाँ ब्रिटिश एम्पायर फैला हुआ था वहाँ पर प्लांटेशंस में, अपने एग्रीकल्चरल फार्म्स में मजदूरों के रूप में काम कराने के लिए यहाँ से लोगों को ले जाते थे। तो बाबा रामचंद्र को भी कभी फिजी ले जाया गया था, लेकिन वापस जब आए थे तो यहाँ जो पीजेंट रिवोल्ट हो रहा था भारत में, भारत के जो किसान थे, अवध के जो अलग अलग विलेजेस थे, उनके रीजन्स, उन एरियाज़ में जो भी किसान थे, जो भी ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, वो ट्राइबल सोसाइटीज़ और ये जो पीजेंट के ग्रुप थे अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, तो उनको लीड यहाँ कौन कर रहा था अवध में? बाबा रामचंद्र। तो क्वेश्चन आता है, हु लीड द पीजेंट रिवोल्ट इन अवध? अवध में पीजेंट रिवोल्ट या ट्राइबल रिवोल्ट को किसने लीड किया? तो वो लीड करने वाले व्यक्ति थे बाबा रामचंद्र। या कई बार ये रिवर्स होके भी आता है क्वेश्चन कि बाबा रामचंद्र ने पीजेंट रिवोल्ट कहाँ पर लीड किया, किस जगह पर? तब आपका आंसर होगा अवध। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन इस तरीके
तरीके से आगे पीछे रिवर्स होके MCQ के फॉर्म में आप यहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा था। यहाँ एक चीज़ समझिए, मैंने कहा कि अवध में पीजेंट और ट्राइबल्स जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे थे, ये दोनों लोग जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे थे। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये रिवोल्ट क्यों कर रहे थे। उसका कारण था कि अंग्रेज़ों ने उस समय क्या किया था। आपको क्लास 8th में अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास 8th में आपको पढ़ाया था कि अंग्रेज़ों ने रेवेन्यू के कई सिस्टम बदले, जिसमें परमानेंट सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, रेओटवाड़ी सिस्टम, इस तरीके से बनाए थे रेवेन्यू लोगों से कलेक्ट करने के लिए। उन रेवेन्यू के लिए इनमें से कुछ सिस्टम्स में क्या किया गया था कि ताल्लुकदार्स और ठेकेदार्स बना रखे थे। कहने का मतलब है कि लैंडलॉर्ड्स यानी किसानों से ज़मीन ले करके, किसानों पे जो ज़मीन थी जिस पे भारतीय किसान खेती करते थे, वो सारी ज़मीन उनसे लेकर के किसको दे दी जाती थी, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक प्रभावी व्यक्ति को जो अंग्रेज़ों का लॉयल होता था, उनको लगता था ये लॉयल है, उसको दे देते थे, उसे ज़मींदार बना देते थे। और उसकी ज़िम्मेदारी होती थी कि उन किसानों से उस ज़मीन पर वो खेती कराए और साथ में उनसे रेवेन्यू यानी लगान वसूल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे। तो ये लोग कहलाते थे, इनको कॉन्ट्रैक्टर्स या हम कॉमन भाषा में कहें तो ठेकेदार या उस समय ताल्लुकदार्स भी कही जाते थे। ताल्लुक का मतलब तालुका होता है यानी ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी 10, 20, 50, 10-20 गांव मिलाए और उनको मिला करके एक तालुका बनता है। और इन सारे विलेजेस का एक हेड होता है जिसकी इंचार्ज होता है, वास्तव में उसकी ज़िम्मेदारी होती थी कि इन 10-20 गांव से, इन जो 10-20 विलेजेस हैं, इन सब से रेवेन्यू वो ताल्लुकदार यानी वो जो तालुका, बहुत सारे 10 या 20 गाँव मिला करके उन्होंने जो एक ग्रुप बनाया विलेजेस का, उसका एक हेड रख दिया। उसका काम होगा कि इन सारे विलेजेस से रेवेन्यू कलेक्ट करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो वो कहलाता था ताल्लुकदार। और उस ताल्लुकदार वास्तव में इन सारे गांव का हेड होता था, उसी की चलती थी। ये ताल्लुकदार क्या करते थे समटाइम्स, तो क्या करते थे ये ताल्लुकदार, तो यहाँ इनका जो रिवोल्ट था वो किसके अगेंस्ट था, पहले हम ये जान लेते हैं। रिवोल्ट अगेंस्ट ताल्लुकदार्स। ताल्लुकदार्स कह सकते हैं, ठेकेदार्स कह सकते हैं, और लैंडलॉर्ड्स भी यहाँ पर रहेगा। यानी जो ज़मींदार थे या ठेकेदार थे, ताल्लुकदार थे, सारी व्यवस्था अलग अलग सिस्टम में, परमानेंट में कुछ, मालवाड़ी में कुछ, रेवतवाड़ी में कुछ, सब में अलग अलग लोग वसूल करने वाले होते थे, लेकिन काम सबका वही होता था, पोस्ट का नाम बदल जाता था। तो ताल्लुकदार, ठेकेदार, लैंडलॉर्ड्स, इनके अगेंस्ट इन पीजेंट और ट्राइबल्स का रिवोल्ट पहले से चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू ख़त्म होने के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब फिनिश हुआ है, 1918 में, ठीक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ है, 1920 में। तो ये 1918 से 1920 यानी ये 2 साल का जो समय है बीच में, ये 2 इयर्स का जो डिफरेंस है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ है और वर्ल्ड वॉर 1918 में फिनिश हुआ है। इसके बीच में 2 साल का समय था। तो उन 2 सालों में स्थिति बहुत ख़राब हुई थी इंडियन फार्मर्स की, तो जिसकी वजह से जो इंडियन पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, वो पिछले 2 सालों से इन लोगों के अगेंस्ट ऑलरेडी लड़ रहे थे। रीज़न क्या थे हम वो भी जान लेते हैं कि रिवोल्ट अगेंस्ट ताल्लुकदार क्यों था। रिवोल्ट अगेंस्ट किन किन चीज़ों के अगेंस्ट था, एक तो हाई रेवेन्यू, कि ये लोग जो हैं हाई रेवेन्यू, दूसरा बेगार कराते थे किसानों से, पीजेंट से और ट्राइबल से। अभी इन सब का मतलब समझाऊंगा। और थर्ड चीज़ क्या करते थे कि एक तो बेगार कराते थे, हाई रेवेन्यू इनसे लेते थे, और साथ में कुछ अदर सेसेस भी थे। सेसेस का मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए पीजेंट एंड ट्राइबल्स का जो रिवोल्ट चल रहा था, जो स्ट्रगल, जो संघर्ष चल रहा था, वो पिछले 2-3 सालों से चल रहा था, वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, ताल्लुकदार्स, ठेकेदार्स, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। क्योंकि ये जो ताल्लुकदार, ठेकेदार, लैंडलॉर्ड होते थे, ये बहुत ही कैसे होते थे, ऑप्रेसिव होते थे, रिप्रेसिव होते थे। कहने का मतलब जो कोई किसान लगान नहीं देता था उसको पनिशमेंट देते थे, टॉर्चर करते थे, या उनकी फैमिली को या उन लोगों से अपने यहाँ पर अपने जो खेत वगैरह हैं लगान ना चुका पाने की स्थिति में उनसे काम कराया करते थे। और काम भी कैसा, लाइफ टाइम काम चलता रहता था, बॉन्डेड लेबरर की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह, विदाउट एनी पेमेंट। तो पहला तो ये कि हाई रेवेन्यू वसूल करना, सबसे पहला रीज़न ये था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स, ठेकेदार, ताल्लुकदार जो भी थे, ये हाई रेवेन्यू वसूल करते थे। हाई रेवेन्यू कैसा, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू रेट रखा था वो काफ़ी हाई था, वो तो लेते ही थे, उसके साथ क्या करते थे, ये बेगार भी कराते थे। जैसे अगर कोई किसान है, अगर वो अपना रेवेन्यू टाइम पर नहीं दे पाया, या रेवेन्यू में कुछ कमी रह गई, या जैसे मान लीजिए बरसात नहीं हुई, फसल ख़राब हो गई,
या बाढ़ आ गई, फसल ख़राब हो गई, कोई भी समस्या हो गई, इन केस अगर किसान लेस प्रोडक्शन की कंडीशन में है, सिचुएशन में है, और अगर वो प्रॉपर रेवेन्यू पे नहीं कर पाता है, तो ये लोग क्या करते थे, बेगार करवाते थे। बेगार वैसे भी करवाते थे, बेगार से मेरा मतलब है कि वो खेती तो करेगा ही करेगा, किसान जो काम उसको खेतों में करना वो करेगा, इनको रेवेन्यू भी देगा, साथ में इनके घर पर और इनके भी जो पर्सनल इनकी जो ज़मीन है उस पर भी वो काम करेगा विदाउट एनी पेमेंट। यानी कि बेगार का मतलब ही यही होता है, जब कोई काम आपसे कराया जाता है उसके बदले में आपको कोई भी पेमेंट, कोई भी सैलरी अगर आपको नहीं मिलती है तो उसको हम कहते हैं बेगार। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में इसको बेगार कहा जाता है। ठीक, तो ये बेगार कराते थे, यानी किसानों से काम भी खूब कराते थे अपने एग्रीकल्चरल फार्म्स पर, अपने खेतों पर, ये लैंडलॉर्ड्स, ठेकेदार्स, लेकिन बदले में उनको कोई भी पैसा, कोई भी मजदूरी नहीं देते थे। तीसरी चीज़ सेसेस। देखिए, अंग्रेज़ों ने तो जो टैक्सेस लगाए थे सो लगाए थे, ब्रिटिशर्स ने तो अपना रेवेन्यू फिक्स कर दिया था कि हमें इतना रेवेन्यू इन किसानों से वसूल करके आपको देना होगा। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन का कुछ परसेंटेज या कुछ पार्ट होता था, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें, कुछ और तरीके के रेवेन्यू या टैक्स के नाम पर ये पैसे लोगों से वसूलते थे। जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं, किसानों से टाइम पे, बीच बीच में, साल भर में जब भी क्रॉपिंग होती थी, डिफरेंट क्रॉप्स होती थी, क्योंकि लगान तो साल में एक बार जाता था प्रोडक्शन पर इकट्ठा, ठीक, लेकिन ये बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वसूल करते थे किसानों से, ज़बरदस्ती अलग अलग तरीके का पैसा अलग अलग टैक्सेस के नाम पर वसूलते थे। तो सेसेस का मतलब यही होता है, कुछ अदर जो टैक्सेस होते हैं, अलग तरीके के टैक्सेस जो वास्तव में टैक्सेस नहीं थे, जो गवर्नमेंट ने नहीं लगाए थे, लेकिन अपनी तरफ से ये इन टैक्सेस को वसूलते थे किसानों से, इनसे ज़बरदस्ती लिया जाता था, तो वो सेसेस थे कुछ। तो इन चीज़ों को लेकर के किसकी, किसानों की, पीजेंट्स की, ट्राइबल्स की लड़ाई थी किनसे, इन ताल्लुकदार से, ठेकेदार से या लैंडलॉर्ड्स थे। और वास्तव में ये सब लोग बनाए किसने थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाए थे, तो वास्तव में ब्रिटिशर्स से ही थी ये इनडायरेक्टली इनकी लड़ाई। लेकिन मज़े की बात है कि ये पीजेंट्स जो हैं या ट्राइबल्स जो हैं, ये इनसे न लड़के सीधा इनसे लड़ते थे। उसका रीज़न भी है, क्योंकि इनको टॉर्चर यही लोग करते थे, ताल्लुकदार या लैंडलॉर्ड्स हैं, वो किसानों को रेवेन्यू ना देने पर टॉर्चर करते थे, इनकी ज़मीन इनसे छीन लिया करते थे। अक्सर किसानों से ज़मीन छीन ली जाती थी, सारी ज़मीन पर कंट्रोल इन्हीं लोगों का होता था। सोचिए, वो ज़मीन किसानों से छीन ली जाती थी जिस पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कई जनरेशन से काम करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाए तो ये ज़मींदार उनसे उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे और उनको उनकी ज़मीन से एविक्ट कर देते थे, उससे हटा देते थे। ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से पीजेंट और ट्राइबल्स का स्ट्रगल पिछले 2-3 सालों से, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से, पहले से ही चल रहा था। लेकिन और इन सारे जो रिवोल्ट हैं और ये जो झगड़े, जो स्ट्रगल जो चल रहा था, इसको लीड कौन कर रहा था, बाबा रामचंद्र, हु वॉज अ सन्यासी, प्रीवियसली हु हैड बीन टू बी इन फिजी एज अ इंडेंचर्ड लेबरर, यानी यहाँ बाहर से ले जा करके जो मजदूर काम कराए जाते हैं, इंडेंचर्ड लेबरर उनको बोलते हैं, तो वो एक लेबरर के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जब लौटे तो इन लोगों को उन्होंने लीड करना शुरू किया, इनकी प्रॉब्लम्स को देख करके। रीजंस क्या थे समझ आया, ये सारी चीज़ें समझ आई। अब बात आती है कि इस सारी कहानी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्या लेना देना है। ठीक, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये रिवोल्ट वगैरह जब चल रहे थे, अब बात आती है कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे उस समय, जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जो मेन एक्टिव लीडर्स थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि शहरों में, सिटीज़ में तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, लोग उस मूवमेंट को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। उन्होंने आसपास के रीजन्स में, विलेजेस में देखा कि वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या वहाँ पर भी लोग जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के इच्छुक हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जंगल के एरिया हैं या जो विलेजेस हैं अवध रीजन के, वहाँ पर ये पीजेंट ट्राइबल्स ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कर रहे हैं और जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह इनके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो सोचा कि किसी भी तरीके से क्या किया जाए कि ये जो ट्राइबल्स के ग्रुप हैं इनको भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को भी इस मूवमेंट में जोड़ दिया जाए। तो इससे क्या होगा, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको हमें नेशन वाइड मूवमेंट बनाने में, इस मूवमेंट का साइज़ बड़ा करने में, इसको फैलाने में आसानी होगी। अगर एक बार ये मूवमेंट गाँव में, भारत के गाँव में, रूरल एरियाज़ में पहुँचा तो ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैल जाएगा और हम एक बड़ा सत्याग्रह यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्रिएट कर पाएंगे। इसके लिए जवाहर
जवाहरलाल नेहरू ने अवध रीजन के ये जो विलेजेस वगैरह थे जहाँ पर ये स्ट्रगल चल रहे थे उनमें विज़िट करना शुरू किया, आसपास के गांव में घूमना शुरू किया। इस तरह के जो पीजेंट्स के ग्रुप थे, रेवोल्यूशनरीज़ के ग्रुप थे, ट्राइबल्स के, उनसे बातचीत करनी शुरू की। उनको समझाया कि तुम इस तरीके से अगर रिवोल्ट करते रहोगे, छिटपुट लड़ाई, गुरिल्ला वॉरफेयर या इस तरह की चीज़ें अंग्रेज़ों से करते रहोगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बेहतर है कि सारे लोग मिलकर के लड़िए। गांधी जी के बारे में बताया, गांधी जी की पॉपुलैरिटी मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो 3 सत्याग्रह हुए थे, चंपारण, खेड़ा, अवध, तो उन सत्याग्रह के बाद वैसे ही पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। गांधी जी के बारे में इन सभी पीजेंट्स ने और ट्राइबल्स ने सुन रखा था। तो जब उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने गांव-गांव जाकर सब जगह इनसे कांटेक्ट किया और इनको समझाया कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया हुआ है और इनको समझाया कि अगर ये मूवमेंट कामयाब हो गया, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अगर ये मूवमेंट कामयाब हो जाता है तो आपकी जो भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा उन्होंने इनसे बातचीत की, बाबा रामचंद्र से बातचीत की और जो भी इसके अलावा जो भी रिवोल्यूशनरीज और ट्राइबल ग्रुप्स थे उन सब से बातचीत की, कांटेक्ट किया और उन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ने की कोशिश की। तो इस तरीके से ये जो पीजेंट और ट्राइबल जो मूवमेंट्स और रिवोल्ट्स जो स्ट्रगल चल रहे थे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बने और इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कहाँ पहुँचा, कंट्री साइड एरिया में पहुंच गया। और ये लोग भी पीजेंट जो हैं यानी किसान और जो रिवोल्यूशनरीज, ट्राइबल रिवोल्यूशनरीज हैं, रिबेलियंस हैं, वो भी इसमें अटैच हो गए। अभी हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इनकी और डिमांड्स क्या थी। किसकी डिमांड्स क्या थी? पीजेंट्स की। लैंडलॉर्ड्स वगैरह से इनका झगड़ा किस चीज़ को लेकर था? इन्हें फ्रीडम से कोई मतलब नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी अभी भी मूवमेंट अब तक जो हुआ उसमें कहीं भी फ्रीडम की बात नहीं की गई है कि अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। अभी इस चीज़ का कोई भी बातचीत नहीं हुई है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये लोग जुड़ने जा रहे थे, इनकी डिमांड्स क्या थी वो देख लेते हैं। ये क्या चाहते थे ब्रिटिशर से और ठेकेदार से, लैंडलॉर्ड से क्या चाहते थे? ठीक है, डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। क्या डिमांड्स थी? पहला चाहते थे अबॉलिशन ऑफ बेगार। ये जो बेगार की जो प्रथा थी कि बिना पेमेंट के कोई भी लैंडलॉर्ड किसी भी किसान से कभी भी कहीं भी काम करवा सकता था बिना पैसे दिए, बिना मजदूरी दिए, तो वो बेगार जो है वो अबॉलिश होनी चाहिए, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए? रिडक्शन इन हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू, यानी जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता था, उसका रेट बहुत ज़्यादा था, वो कम होना चाहिए। इन्होंने कहा क्या होना चाहिए? वो कम होना चाहिए कि रिडक्शन इन हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू, यानी किसानों से बहुत हाई, बहुत ऊंचा लगान वसूला जाता था, चाहे उनकी फसल अच्छी हो, ख़राब हो, चाहे अकाल पड़ा हो, प्रोडक्शन बिल्कुल ना हुआ हो, लेकिन फिर भी उन्हें रेवेन्यू देना होता था। अगर वो फेल होते थे रेवेन्यू देने में तो उनकी ज़मीन उनसे छीन ली जाती थी, उनको एविक्ट कर दिया जाता था। तो वो चाहते थे कि ये एविक्शन रुके, ये रेवेन्यू हम देने को तैयार हैं लेकिन कम होना चाहिए। देखिए फिर से सुनिए, यहाँ आज़ादी की, मुक्ति की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ इतनी बात हो रही है कि जो लगान हम अभी भी, यानी किसान लगान देने को तैयार हैं लेकिन हाई रेट्स पर नहीं देंगे, जितना सही होगा उतना देंगे और अगर हमारी देने की कैपेसिटी है हम तब ही लगान देंगे। ऐसा नहीं है कि हर साल, हर टाइम, बार बार बीच बीच में रेवेन्यू रेट्स को जो है वो रिवाइव किया जाता था, उनको रिफ़्रेश किया जाता था और रेवेन्यू के रेट्स जो हैं वो बार बार बढ़ा दिए जाते थे। तो वो चाहते थे कि रेवेन्यू रेट कम हो जाए। अबॉलिशन ऑफ बेगार, और बेगार का क्या हो? अबॉलिशन हो जाए। ये पॉलिसी उनको नहीं चाहिए थी। उनका कहना था कि नहीं, हम ऐसे काम नहीं कर सकते, हमें ये पॉलिसी नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ थी सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए। ऑपरेसिव से मतलब ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो लगान वगैरह यानी रेवेन्यू वगैरह प्रॉपर ना पे करने पर जो किसानों को, पीजेंट्स को या ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उनकी फैमिली को टॉर्चर करते हैं, उनसे बेगार करवाते हैं, ऐसे लैंडलॉर्ड्स को लैंडलॉर्ड की पोस्ट से हटा देना चाहिए। उनका सोशल भी बॉयकॉट करना इन्होंने शुरू किया। बोले एक तो गवर्नमेंट हटाए, ब्रिटिशर्स हटाए, दूसरा समाज में भी उनका हम बहिष्कार कर देंगे।
समाज में बहिष्कार होना भी शुरू हुआ। किस तरीके से? जैसे जो बार्बर वगैरह होते थे या जो वॉशरमैन वगैरह होते थे, उन लोगों ने इनके घर जाना, उनके बाल काटना, उनके कपड़े धोना, ये सारे काम करने बंद कर दिए। बोले आप ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड हैं, हम आपका कोई भी काम नहीं करेंगे। यानी जो भी नाई धोबी वगैरह सारे लोग थे, इन्होंने इनके घर का, लैंडलॉर्ड्स के घर का काम करना बंद कर दिया। सोशली इनका जो बॉयकॉट है वो सोशल बॉयकॉट स्टार्ट कर दिया। तो ये डिमांड्स थी इनकी। जवाहरलाल नेहरू मिले, उन्होंने इनकी समस्याओं को समझा, यानी पीजेंट्स के ग्रेवेंसेस को समझा और उनको समझाया, कोशिश उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़ें। गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें बताई और वो उनको इसमें जोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये कुछ ग्रुप से बातचीत करके काम चलने वाला नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इन विलेज एरिया में भी एक सोचा कि एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिससे आसपास के जितने भी विलेज हैं, जितने भी पीजेंट हैं जिनकी सेम प्रॉब्लम है, वो सब आकर के इस ग्रुप से जुड़ें। और उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम किससे जोड़ देंगे? उस पर्टिकुलर टीम को हम कैसे जोड़ देंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ देंगे। या बेसिकली हम कह सकते हैं कि विलेजेस में भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड करने के लिए एक वहाँ का ही लोकल लीडर चाहिए होगा, जो कि थे बाबा रामचंद्र। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, हम ये देखते हैं। 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने औध किसान सभा, देखिए औध किसान सभा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में अवध रीजन के जो विलेज थे, जहां बाबा रामचंद्र पीजेंट और ट्राइबल्स को लीड कर रहे थे, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट उनके स्ट्रगल को लीड कर रहे थे, तो बाबा रामचंद्र से मिले, उनसे मिल करके ये तय किया कि इस तरीके से केवल कुछ जगह के किसानों को इकट्ठा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको विलेज एरिया में भी मजबूत होना होगा और आसपास के जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी पीजेंट हैं, जितने भी ट्राइबल्स हैं, उन सभी को एक साथ आना होगा। एक साथ आने के लिए ज़रूरत है उन्हें एक स्टेज मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, एक ग्रुप मिले, एक पार्टी या एक क्लब या ऐसा कुछ ग्रुप होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक किसान सभा बनाई और बोले कि आसपास के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को इससे जोड़ो। जब सारे लोग एक साथ होंगे तो आपका मूवमेंट भी बड़ा होगा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़िए तो नेशन वाइड मूवमेंट बनेगा, जिससे आप सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। क्योंकि एनिमी अगेंस्ट क्या है, कॉमन है, वही ब्रिटिशर्स हैं। शहरों में उसके रीज़न अलग हैं, विलेजर्स की प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन बात तो वही है, ब्रिटिशर्स हैं। अगर ना ही वो ही नहीं रहेंगे या उनसे अगर डिमांड मनवाएंगे तो उनके अगेंस्ट हमें मिल करके लड़ना होगा। तो औध किसान सभा का निर्माण किया गया। औध किसान सभा जो है वो एस्टेब्लिश की गई कब? 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने एस्टेब्लिश की। और इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे बाबा रामचंद्र को इसका मेन हेड बनाया कि आप यहाँ रहते हैं, आप ही इन लोगों को लीड कर रहे हैं, तो आप ही इसके हेड बनिए। लेकिन इसके हेड में बाबा रामचंद्र भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, एंड फ्यू अदर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, औध किसान सभा किसने एस्टेब्लिश की? जवाहरलाल नेहरू ने आइडिया दिया कि औध किसान सभा बनाई जाए इन सारे पीजेंट और ट्राइबल को लेकर के। कहाँ के पीजेंट ट्राइबल? अवध रीजन के जितने भी आसपास के गांव थे, जो भी विलेजेस थे, उन सब के पीजेंट और ट्राइबल्स को लेकर के बनाई। ठीक, कब बनाई? 1920 में बनाई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि औध किसान सभा जो है वो कब एस्टेब्लिश की गई? इन जून 1920 में। ठीक, हेड कौन थे? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू एंड फ्यू अदर्स, और कुछ लोग मिलकर के इसको चला रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की स्ट्रेटजी यहाँ पर काम की, औध किसान सभा बनी, सारे पीजेंट को इससे जोड़ा गया और साथ में जल्दी ही इस औध किसान सभा की केवल 1 महीने के अंदर ही, औध किसान सभा की 1 महीने के अंदर ही 300 ब्रांचेस जो हैं अलग अलग विलेजेस में खोली गई। सोचिए कितनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ ये आइडिया कि एक ग्रुप बना, जिसे बने हुए केवल अभी 1 महीना हुआ था और 1 महीने के अंदर ही अलग अलग गांव में उसकी 300 से ज़्यादा ब्रांच बन गई थी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि मोर देन 300 विलेजेस जो हैं वो औध किसान सभा से कनेक्ट हो गए थे। यानी मोर देन 300 विलेजेस में इसकी ब्रांचेस खोली गई औध किसान सभा की और वहाँ के किसानों को इससे जोड़ा गया। और इन सबको जब इन ब्रांचेस में जोड़ा गया तो वहाँ उनको समझाया गया कि अब जो भी एक्शन होंगे या जिस तरीके से भी होंगे, ये सब कहाँ होंगे, किसके नेम में होंगे? इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नाम पर ही ये सारे एक्शंस जो हैं वो लिए जाएंगे। जो भी निर्णय होगा या जिस तरीके से भी ये रिवोल्ट चलेगा वो महात्मा गांधी के निर्देशों पर चलेगा। जैसे
पहले किसान या जो ट्राइबल्स जो पीजेंट्स थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स अपनाते थे, यानी अंग्रेज़ों के गोदाम वगैरह इन सारी चीज़ों को लूटना, लैंडलॉर्ड्स पर अटैक करना, बाज़ारों को लूटना या उनके अनाज के गोदामों को लूट लेना। इस तरीके से ये इनका जो स्ट्रगल है वो इन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ चल रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा था। लेकिन अभी जो भी सारे एक्शन होने वो नॉन वायलेंट तरीके से होंगे, क्योंकि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। और गांधी जी और इनको ये भी बताया गया इनको कि अगर ये नॉन कोऑपरेशन गांधी जी ने कहा है कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर हम सब लोग मिलकर के लड़ते हैं, नेशन वाइड सत्याग्रह बनाते हैं, कामयाब होता है, तो गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, यानी इन लोगों को कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना होगा, ये कोई टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में जो ज़मीन है वो क्या होगा, लैंड वर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ज़मीन दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, आप लोगों को आपकी ज़मीन वापस मिल जाएगी। ये सारे प्रोमिसेस किए गए। इन लोगों की प्रॉब्लम तो यही थी कि हाई रेट का रेवेन्यू ना देना पड़े, टैक्सेस ना देने हों किसानों के लिए ज़बरदस्ती के। दूसरा, इनकी ज़मीन जो है वो इनसे छीन ली जाती थी, वो ज़मीन वापस इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट किया सभी किसानों में बांटी जाएगी। तो यही तो चाहते थे किसान। तो गांधी जी ने यही कहा इन लोगों से कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जुड़िए, इसको सफल बनाइए। अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप सब लोग मिल करके लड़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कामयाब होता है, तो आपको कोई भी ना रेवेन्यू देना होगा, ना टैक्स देना होगा, ज़मीन आपको आपकी वापस मिल जाएगी। और ये ऑप्रेसिव जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये भी आपके ऊपर नहीं रहेंगे, यानी जो भी प्रॉब्लम्स थी पीजेंट्स की, ट्राइबल्स की, वो सॉल्व हो जाएंगी इफ़ दे वर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जानना यह है क्या वाकई में ऐसा हो पाया या नहीं हो, जानना यह है कि ऐसा हो पाया या नहीं हो पाया, तो उसके पीछे फिर वही कारण आता है। ऐसा प्रॉमिस किया गया, पीजेंट्स और ये सारे लोग तैयार हो गए, लेकिन फिर भी वही बात है कि पीजेंट और ट्राइबल्स ने हमेशा से अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी थी, यानी वही सारे काम। तो कांग्रेस पार्टी ने इनको जोड़ तो दिया कांग्रेस से और साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, लेकिन कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप थी वो अनहैप्पी थी। किससे? इन पीजेंट्स के ग्रुप से या इन लोगों से। अनहैप्पी क्यों थी? उसका कारण था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू से किस चीज़ पर चलना था? नॉन वायलेंस पर चलना था। लेकिन ये जो ग्रुप थे या किसानों के जो ग्रुप थे, ट्राइबल के ग्रुप थे, स्टार्टिंग से स्ट्रगल करते लड़ते हुए आए थे, तो नॉन वायलेंट तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक ये नॉन वायलेंट रास्ते पर नहीं चल पाए। और जल्दी ही इन्होंने क्या किया, लैंडलॉर्ड्स के, ठेकेदार या ताल्लुकदार्स के जो हाउसेस वगैरह थे उन पर अटैक करना, उनके फूड ग्रेन्स को लूट लेना, या बाज़ार जो ब्रिटिश शॉप्स वगैरह होती थी उनको लूटना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप है वो इनसे अनहैप्पी थी और अब उनकी इच्छा नहीं थी कि लंबे समय तक ये उनके साथ रहें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं गांधी जी का बताया रास्ता जो नॉन वायलेंस और ट्रुथ का था वो छूट रहा था। और उनको पता भी था कि अगर ये वायलेंस इसी तरीके से चलती रही तो पिछले मूवमेंट की तरह, यानी रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था उसके मूवमेंट की तरह इस मूवमेंट का भी यही हाल होगा कि जल्दी ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाएगी, गिरफ्तार करेगी, टॉर्चर करेगी और ये मूवमेंट भी जो है वो धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा। ऐसा मानना था कांग्रेस लीडरशिप का, जो कि सही भी था, क्योंकि बाज़ारों को लूटना या ग्रेन्स वगैरह लूटना, ये सारी चीज़ें ये सब लोग जो है वो कर रहे थे, तो जिससे अनहैप्पी था कांग्रेस का जो मेन लीडरशिप थी, जो सेंट्रल लीडरशिप थी, वो इनके आपके जो भी एक्शंस है या आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी स्टेप उठा रहे हैं इस मूवमेंट के दौरान, वो सब गांधी जी के नाम पर हो रहे हैं, क्योंकि इस मूवमेंट को गांधी जी ही लीड कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सारे मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या आपसे पहले जो भी हो, गांधी जी सभी नॉन वायलेंट मूवमेंट पर ही जो है वो फोकस करते थे, उसी पर स्ट्रेस देते थे कि सारे मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट तरीके से होने चाहिए। ट्रुथफुल और नॉन वायलेंट तरीके से भी हम अपनी डिमांड्स जो है वो मनवा सकते हैं, प्रेशराइज गवर्नमेंट को कर सकते हैं। उनको ये भी समझाया गया वही सारी चीज़ें कि टैक्सेस वगैरह नहीं देने होंगे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन ये सब तब होगा कि आप जो भी इस मूवमेंट में कर रहे हैं वो आपको इस तरीके से नहीं बल्कि नॉन वायलेंट तरीके से करना होगा। इसके अलावा और भी जो न्यू विलेजेस थे, बाकी जो भी एरियाज़ थे, जैसे जैसे मूवमेंट रूरल एरियाज़ में, विलेज एरिया में बढ़ता गया, तो वहाँ लोगों को ऐसे ही इन्वोक किया गया। किसके नाम पर इन्वोक किया गया? गांधी जी
के नाम पर, क्योंकि गांधी जी बहुत पॉपुलर लीडर हो चुके थे, सभी उनको जानते थे। और जब उनको बताया जाता था कि इस मूवमेंट से जुड़िए, इससे ये होगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अगर ये मूवमेंट कामयाब होता है, आप मेहनत करते हैं, आप फाइट करते हैं हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और गांधी जी हमारे साथ हैं, और इस मूवमेंट के जो भी एक्शंस या जो भी एस्पिरेशंस हैं वो सब गांधी जी ही तय कर रहे हैं, उनके नाम पर होंगे, तो लोग बिलीव करते थे और इस मूवमेंट में तेज़ी से जुड़ते चले गए। और ये मूवमेंट का साइज़ जो है, यानी ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जैसा जो गांधी जी चाहते थे कि एक बड़ा सत्याग्रह बने, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, लेकिन कंट्री साइड एरियाज़ में, क्योंकि टाउन और सिटीज़ में तो ये पहले ही स्लो डाउन हो गया था। तो क्या विलेज एरिया में भी ये लंबे समय तक बना रह पाया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? क्या ये सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? इसके बाद क्या हुआ? इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जो है बातचीत करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक इस लेक्चर को देखिए, पैराग्राफ को पढ़िए, कोई चीज़ समझ में ना आए मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर।